नावल बागी राइटर तमीम किस्त नंबर 21। नादरा का भेजा हुआ आदमी नवीन पर कड़ी नजर रखे हुए था। वो उसकी एक एक नकलो हरकत को नोट कर रहा था। अब वो ये भी जान चुके थे कि नवीन कहाँ रहती है और उसने मिनहास को कहाँ पर रखा हुआ है। सबीहा तार पर कपड़े फैला रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सबीहा अपना दुपट्टा दुरुस्त करती हुई दरवाजे पर आई। उसने बिना पूछे ही दरवाज़ा खोल दिया। वो समझी कि शायद नवीन आई होगी क्योंकि उसके घर आने का वक्त हो चुका था। उसने जो ही दरवाज़ा खोला तो सामने पाशा के गन ब्रादर आदमी खड़े थे। सबीहा खौफजदा हो गई। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करना चाहा मगर उसकी ये कोशिश इन्होंने नाकाम बना दी। सबीहा को धक्का देते हुए वो घर में घुस आए। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो तुम लोग? वो लोग इधर उधर मनहास को ढूंढने लगे। सबीहा उनके पीछे चला रही थी। आवाज सुनकर मनहास कमरे से निकल आया मगर सामने का मंजर देखकर वो खुदोश हो गया। पकड़ लो उसे, वो रहा। सबीहा उनके आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई। नहीं, तुम लोग इसे यूं नहीं लेकर जा सकते। हटो हमारे से भैया, अपनी हड्डियां तुड़वानी है क्या इस उम्र में? एक आदमी सबीहा को धक्का देते मनहास की तरफ बढ़ा। सबीहा का सर लोहे की चारपाई से जा लगा। सर पर शदीद चोट आई थी जिसकी वजह से खून बहने लगा। आंटी मिन्हास उसे देखकर चलाया। उसने सबीहा की मदद के लिए उसकी तरफ बढ़ना चाहा मगर इन्होंने मिन्हास को चारों तरफ से घेर लिया। वो आदमी मिन्हास के पास आए और उसे दोनों बाजुओं से कस से पकड़ लिया। छोड़ो, मुझे जाने दो। नादरा ने इन्हें हुक्म दिया कि वो इसे इसी ही के घर ले आएं। हुक्म पाते ही वो मिन्हास को लिए वहां से रवाना हो गए। सबीहा का चेहरा खून आलूद हो चुका था। वो मुश्किल खुद को बेहोश होने से रोके हुए थी। वो लोग मिन्हास को नादरा के पास ले आए। नादरा ने सिर्फ मिन्हास को देखकर इन आदमियों से गुस्से से बोली, मैंने तुम लोगों से कहा भी था कि मुझे ये दोनों चाहिए। फिर वो नर्स कहाँ है? मैडम, वो तो अभी तक घर नहीं लौटी थी। घर नहीं लौटी थी तो इसका इंतजार करते ना। जाओ अभी और इसी वक्त इस लड़की को मेरे पास ले आओ। मैं उन दोनों को एक साथ मारना चाहती हूँ। जी मैडम। वो लोग वहां से रवाना हो गए। मिन्हास ने सर उठाकर इन दोनों माँ बेटी को देखा जो उसकी हालत पर हंस रही थी। नवीन जो ही घर में दाखिल हुई, माँ की ये हालत देखकर वो भागकर उसके पास चली आई। अम्मी, क्या हुआ है आपको? वो माँ का सर खुद से लगाते हुए परेशानी से बोली। मेरी फिक्र छोड़ो बेटा, जाओ जाकर उसे बचाओ। किसको अम्मी? मिन्हास को। मिन्हास को वो लोग ले गए हैं क्या? हाँ बेटा, मैंने इन्हें फ़ोन पर बात करते हुए सुना था कि वो लोग इसे घर लेकर जा रहे हैं। जाओ बेटा। मगर अम्मी, आपका खून बह रहा है। मैं आपको यूँ छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी फिक्र छोड़ो, मैं ठीक हूँ। तुम जाकर उसे बचाओ। जाओ। ठीक है अम्मी। नवीन ने अपनी चादर दुरुस्त की और घर से निकल गई। मिन्हास ने उसे अपने घर का एड्रेस बताया था। अब वो वहीं ही जा रही थी उसे बचाने। मगर आधे रास्ते में ही उसके कदमों को ब्रेक लगी क्योंकि सामने पाशा के आदमियों ने उसका रास्ता रोक लिया। रात का वक्त था और वहां उक्का दुक्का लोग ही आ जा रहे थे। अब तो वो सड़क बिल्कुल सुनसान थी। खौफ से नवीन के गले में गिल्टी उबड़ कर मादूम हुई क्योंकि वो नहीं थी और वो ताकतवर खट्टे कटे मसला आदमी थे। वो अकेली कमजोर लड़की उनके खिलाफ क्या कर सकती थी? उसने अपनी चादर को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। इसे अब अपनी इज्जत का खौफ सताने लगा था। क्या होगा जो अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो? इससे आगे वो सोच भी नहीं सकती थी। वो दरिंदे अपने खूनख्वार दांत निकाले उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे जैसे कोई जानवर अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। और नवीन खौफ से आहिस्ता आहिस्ता पीछे को कदम उठाती जा रही थी। वो चार आदमी थे बिल्कुल मसलहा। प्लीज मुझे जाने दे, वहां किसी की जान को खतरा है, प्लीज खुदा के लिए। नवीन ने जैसे उनकी मिन्नत की थी। नवीन की बात सुनकर वो चारों हंसे थे जैसे वो नवीन का मजाक उड़ा रहे हो। नवीन ने खौफ से उन्हें देखा जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। फरार के सारे रास्ते बंद हो गए थे। अब वो क्या करती, कैसे इन जानवरों से खुद को बचाती? मुस्तकीम यूं ही बना अपनी मंजिल का तयन किए बस चलता जा रहा था। रात का वक्त था। उसे रास्ते में एक डंडा पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने यूं ही वो डंडा उठा लिया और उसे गोल घुमाता हुआ वो चलने लगा। अब उसे कहाँ जाना चाहिए ये उसे खुद भी मालूम ना था। वो डंडा हवा में लहराता आगे जा रहा था कि तभी उसने किसी लड़की को चार गुंडा टाइप बदमाशों के बीच में गड़ा हुआ पाया। वो लड़की हाथ जोड़कर उनसे कह रही थी कि वो लोग उसे जाने दें और वो चारों बेरिए उस पर हंस रहे थे। मुस्तकीम अपना डंडा लहराता हुआ वहां आया। वो डंडा अपने कंधे पर रखे उन चारों को देखकर बोला, ये क्या हो रहा है? क्यों तंग कर रहे हो? इसे देखकर नवीन को अपना मसीहा नजर आया। अब यही उनसे उनसे बचा सकता था। भाई खुदा के लिए मुझे इनसे बचा ले। मुझे एक जगह जल्दी पहुंचना है, वहां किसी की जान को खतरा है। मुझे बचाने जाना है। अगर मैंने देर कर दी तो वो लोग उसे मार डालेंगे। मुस्तकीम इन चारों को देखते हुए रोबदार लहजे में बोला, छोड़ दो उसे।
वो मुस्तकीम का हुक्म सुनकर हंस पड़े। क्यों बे, क्या लगती है ये तेरी? एक आदमी ने पूछा। बहन है ये मेरी, मुस्तकीम नवीन को देखते हुए बोला। अगर ना छोड़े तो क्या करने लेगा? हाँ, दूसरे आदमी ने जरा ऊंची आवाज में कहा। फिर मैं वो करूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। ओ लड़के, जा यहाँ से। लड़की को देखकर ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। निकले पतली गली से। मुस्तकीम अपना डंडा लहराते हुए बोला। पतली गली से तो अब मैं तुम लोगों को गुजारूंगा। बदमाशो, तुम जाओ बहन, मैं इन संभालता हूँ। वो नवीन से बोला। शुक्रिया भाई। नवीन ने उसका शुक्रिया अदा किया, जिस पर मुस्तकीम ने मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया। जाओ। नवीन वहां से भाग गई। उन चारों ने भी उसके पीछे जाना चाहा तो मुस्तकीम ने उनका रास्ता रोक लिया। अबे कहाँ चाल दिए? उसने डंडा आगे किया। लोंडे, क्या तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है क्या? अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। एक आदमी ने गुस्से से मुस्तकीम की तरफ बढ़ा और उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था, जिसे रास्ते में ही मुस्तकीम ने अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर उसे बुरी तरह से मरोड़ दिया। आ उस आदमी ने दर्द बड़ी चीख मारी। आज छोड़ मुझे, छोड़ दे। वो मुस्तकीम के बाजू पर मुक्के मारने लगा, मगर उस पर असर ही कहाँ हो रहा था। अपने बंदे की ये हालत देखकर वो चारों भी मुस्तकीम पर हमले करने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लिया। मुस्तकीम मुस्कुराया। उसने आदमी को जमीन पर गिरा दिया। वो दर्द से बिलबिला रहा। अब वो अपना डंडा लहराते हुए इन चारों को देखने लगा। फिर बारी बारी वो उनके सरों पर घूम कर डंडे बरसाने लगा। इन्हें संभलने का वो मौका ही नहीं दे रहा था। वो जो ही संभलते फौरन से उठा से करके डंडा उनके सर पर आ लगता। मुस्तकीम ने जानकर उन चारों की डंडे से पटाई की, यहाँ तक कि वो उसके सामने हाथ जोड़कर उससे माफिया मांगने लगे कि वो इन्हें माफ कर दे। इन्हें इसे समझने में गलत फहमी हुई थी। वो वादा करते हैं कि आज के बाद वो किसी लड़की को भी नहीं छेड़ेंगे। सारी लड़कियां आज से उनकी बहनें हैं। वो गिड़गिड़ा कर मुस्तकीम से रहम की भीख मांगने लगे। मुस्तकीम ने इन्हें छोड़ने के साथ एक वार्निंग दी थी कि आइंदा अगर इन्होंने किसी को भी तंग किया तो फिर इनकी मौत उसी के ही हाथों होगी। वो चारों खौफ से सर हाँ में हिलाते तौबा करते हुए बोले कि आइंदा वो ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मुस्तकीम ने उनसे इस घर का पता पूछा जहां पर नवीन गई थी किसी को बचाने। मुस्तकीम अपना डंडा लहराता हुआ वहां चल दिया जहां पर अरसल और नवीन की जान को खतरा था। नवीन वहां दाखिल हुई तो सामने ही नादरा और अंजी खड़ी थी। उनके सामने ही मिनहास घुटनों के बिल बैठा था। नवीन को देखकर मिनहास परेशान हो गया था कि वो क्यों अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ आई है। नादरा उसे देखकर बोली, आओ आओ सिस्टर, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। वो पानी पीती इसी को देखते हुए बोली, देखो भाई सिस्टर, खुद चलकर अपनी मौत के पास आई है। मिनहास ने उसे देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम जानती भी हो कि यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है, फिर भी मैं तुम्हें यूं ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। नादरा उसकी बात पर हंसी। वैसे सिस्टर, तुम भी ना बहुत बोली हो। भला कोई इतना रहमदिल कैसे हो सकता है? किसी और की जान बचाने की खातिर तुम अपनी जान दांव पर लगाने चली आई। अंजी ने कहा, मम्मी तो फिर हम शुरू करें? हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि अब ये खेल जल्द अज जल्द खत्म हो जाए। नवीन नादरा के पास चली आई। प्लीज आंटी, ऐसा मत करें प्लीज। वो नादरा जैसी बेहिस औरत की मिन्नतें करने लगी। आप उसे माफ कर दे और उसे छोड़ दे। बदले में आप मेरी जान ले लें। ओ सिस्टर, तुम तो वाकई में बहुत ही पागल हो। क्या कोई ऐसा भी होता है इस दुनिया में? क्या लगता है ये तुम्हारा? क्यों कर रही हो तुम इस लड़के के लिए ये सब? वो आहिस्ता से बोली, इंसानियत की खातिर। अच्छा, तो क्या वाकई में दुनिया में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दें? मिनहास ने नवीन की बात सुनकर कहा, तुम क्यों खुद की जान दांव पर लगा रही हो? प्लीज खामोश हो जाओ। ये लोग बेरहम हैं, इन्हें बिल्कुल भी रहम नहीं आता। नादरा ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा उसने। मैं एक पत्थर दिल औरत हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए भी जरा बराबर भी रहम नहीं है। ये लो अंजी, खत्म कर दो इसे। नादरा ने एक तेजदार खंजी अंजी की तरफ फेंका, जिसे अंजी ने महारत के साथ कैच कर लिया। मिनहास और नवीन खौफजदा हो गए थे। अंजी, इस बार इतने वार करो कि ये लड़का जिंदा न बच पाए। अंजी की माँ सुनकर हंस पड़ी। फिक्र न करे मम्मी, आज इसका काम तमाम हो जाएगा। अंजी मिनहास की तरफ बढ़ी। मिनहास खौफजदा सा पीछे होने लगा। नादरा और अंजी ने उसका यह खौफ देखकर कहका लगाया। नवीन इनसे फरियाद करते हुए बोली, प्लीज इन्हें छोड़ दें। सिस्टर, तुम नहीं समझोगी। अगर ये बच गया तो फिर हम दोनों पुलिस से नहीं बच पाएंगी। मैं वादा करती हूँ कि ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा आप लोगों के खिलाफ। ओ सिस्टर, तुम इस लॉलीपॉप से तो बहर सकती हो, मगर हम नहीं। हम जानती हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक बार जिस पर रहम कर दिया तो समझो फिर हम पर कभी रहम नहीं होगा। और यही हमारा असूल है। अंजी, खत्म कर दो इसे। जी मम्मी। नवीन ने आगे बढ़कर अंजी का रास्ता रोक लिया। तुम भागो यहाँ से, मैं रोकती हूँ, जाओ।
مگر تم منہاس کو اس کی فکر ہوئی۔ تم فکر مت کرو، پہلے خود کو بچاؤ، بھاگو یہاں سے۔ منہاس وہاں سے بھاگنے لگا۔ چھوڑ مجھے، انجی خود کو نوین سے چھڑانے لگی۔ منہاس کو بھاگتے دیکھ کر نادرا خوفزدہ ہو گئی۔ وہ منہاس کو کسی بھی قیمت پر فرار ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے بھاگ کر وہ دروازے کے سامنے آ کر منہاس کا راستہ روک لیا۔ مار دے اسے انجی، نادرا چلا کر بولی۔ انجی نے نوین کو قوت کے ساتھ دھکا دے دیا، وہ منہ کے بل زمین پر گری۔ انجی مار دے اسے، مار دے انجی، نادرا چلا چلا کر اسے منہاس کو مارنے کا کہہ رہی تھی۔ نادرا دروازے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے کھڑی منہاس کا راستہ روکے ہوئے تھی۔ انجی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر پوری قوت کے ساتھ منہاس کی طرف پھینکا۔ نوین یہ دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ جلدی سے چلا کر بولی، منہاس نیچے کو جھک جاؤ۔ منہاس فوراً سے نیچے کو جھک گیا اور وہ خنجر سامنے کھڑی ہوئی نادرا کی پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ خون کی ایک لکیر اس کی پیشانی سے ہوتی ہوئی اس کی ناک تک بہہ آئی۔ نادرا کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہ بے سدھ نیچے آ گری۔ ممی، انجی چلائی اور بھاگ کر ماں کے پاس آئی۔ منہاس اور نوین بھی اپنی جگہ ساکت سے رہ گئے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ انجی ماں کی پیشانی سے وہ خنجر نکالنے لگی جو کافی اندر تک گھس گیا تھا۔ ممی، ممی آنکھیں کھولے اپنی، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ نہیں مر سکتی۔ ممی اٹھیں، ممی۔ مگر نادرا کے جسم میں کوئی بھی حرکت نہ ہوئی، وہ مر چکی تھی۔ انجی ماں کے سینے پر سر رکھے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ دونوں اس کے پاس آئے۔ نادرا کا چہرہ خون آلود ہو چکا تھا۔ انجی ماں کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ماں کے خون سے رنگ گئے تھے۔ میں نے اپنی ممی کو مار دیا، میں اپنی ممی کی قاتل ہوں، ممی اٹھ جائیں نا۔ انجی بری طرح سے رو رہی تھی۔ دونوں نے افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، شاید اسے ہی کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بننی۔ آج صبح سویرے ہی وانیا نے ارحام شہاب کو بتا دیا تھا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ اپنی ماں کے گھر جانے والی ہے۔ ارحام نے اسے کہا کہ وہ اکیلی مت جائے، وہ آفس کا ایک ضروری کام نمٹا کر اسے خود لے جائے گا۔ ارحام کے آفس جانے کے بعد وانیا بھی تیار ہو کر ڈرائیور کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ حالانکہ ارحام نے اسے انتظار کرنے کا کہا تھا۔ رومانہ شہاب کے پاس یہ سب سے اچھا موقع تھا وانیا کو ختم کرنے کے لیے۔ اس نے وانیا کے گھر سے نکلتے ہی غلام کو کال کر دی۔ ہاں غلام، وہ لڑکی نکل چکی ہے، آج اس کا کام ہر صورت میں تمام ہو جانا چاہیے۔ بے فکر رہی میڈم، آپ کا کام سمجھو ہو گیا۔ رومانہ شہاب مسکرائی۔ اب نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ بری آئی تھی ارحام کے بچے کی ماں بننے والی۔ رومانہ شہاب نفرت سے بولی۔ ایسا کہتے ہوئے وہ کسی ڈائن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ایک جنونی اور پاگل عورت تھی۔ اسے اپنی اولاد سے بھی زیادہ دولت سے محبت تھی۔ نہیں بلکہ عشق تھا۔ وہ اس دولت کے لیے کسی کو بھی کان سے مار سکتی تھی، اور ایسا کرتے ہوئے اسے نہ کوئی دکھ ہوتا تھا اور نہ پچھتاوا۔ وہ ایک سنگ دل اور جذبات سے عاری عورت تھی جس کے سامنے صرف دولت کی حیثیت مانی رکھتی تھی۔ ارحام وہ کام نمٹا کر گھر واپس آیا تو وانیا کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ابھی ابھی نکل چکی ہے۔ ارحام بھی وانیا کے پیچھے جانے ہی لگا تھا کہ وہاں سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایزا کے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے پر پڑی۔ وہ مسکرایا اور پھر دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی ایزا بیڈ پر خاموش سی بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ایزا ویران آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی جو اس پر جان چھڑکتا تھا۔ میری گڑیا، میری پرنسس کیسی ہے؟ ارحام کے پوچھتے ہی ایزا ارحام کے سینے سے لگ کر سسک پڑی۔ اپنی لاڈلی بہن کی یہ حالت دیکھ کر ارحام تڑپ اٹھا تھا۔ ایزا میری جان بس کر دو، وہ اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے اسے دلاسے دینے لگا۔ بھائی اس نے مجھے چیٹ کیا، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ ارحام شہاب کا دل چاہا کہ بس کہیں سے وہ لڑکا اس کے ہاتھ آ جائے جس نے اس کی لاڈلی بہن کی یہ حالت بنائی تھی، وہ اسے اچھی طرح سے سبق سکھائے۔ ایزا میری جان، زندگی ایک شیشے دھوکے سے ختم نہیں ہو جاتی۔ ارحام اسے خود سے لگائے کہہ رہا تھا۔ اسے اس دھوکے سے نوال فاطمہ یاد آئی تھی۔ مجھے دیکھو، مجھے بھی تو ایک لڑکی نے چیٹ کیا تھا نا، کیا میں نے بھی ایسی حالت بنا لی تھی؟ کیا میں نے بھی زندگی سے ہار مان لی تھی؟ میں نے بھی جینا چھوڑ دیا؟ ہرگز نہیں ایزا۔ ایک شخص کے دھوکے دینے سے انسان کو اپنی زندگی اسے یوں نہیں رولنی چاہیے۔ دیکھو مجھے، اب میں کتنا خوش ہوں وانیا کے ساتھ۔ تم بھی آگے بڑھ جاؤ، تمہاری اس تکلیف سے اور خود کو یوں دنیا کے کٹ کر جینے سے اس آدمی کو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تمہیں بھی جینا ہوگا اپنے لیے، ہمارے لیے۔ انشاءاللہ اس دھوکے باز انسان سے بھی زیادہ اچھا اور بہترین ہمسفر ملے گا تمہیں، جو تمہاری کیئر کرے گا، تمہیں پیار کرے گا۔ ارحام نے اس کا سر پیار سے تھپتھپایا تو ایزا نے نم آنکھوں سے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا۔ شاباش، گڈ گرل، یہ ہوئی نا بات۔ چلو اب جلدی سے نہا کر اچھے سے کپڑے پہنو اور کہیں گھومنے نکل جاؤ۔ اس طرح تمہیں سکون حاصل ہوگا اور تمہارے دل و دماغ سے یہ بری یادیں بھی دور ہو جائیں گی۔ جی بھیا۔ تبھی ارحام کو وانیا کی کال آ گئی
ओ मैं तो भूल ही गया, मुझे तुम्हारी भाभी के साथ जाना था। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, ओके। अरहाम ने खड़े होकर उसका सर चूमते हुए बोला। जी भैया, वो मुस्कुराई। अरहाम मुस्कुराता हुआ उसके कमरे से निकल गया। वो वानिया की कार अटेंड करते हुए खुफगी से बोला, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि इस हालत में तुम अकेली नहीं जाओगी। मेरे आने के बाद हम दोनों ही साथ चलेंगे, मगर तुम नहीं मानी ना। वो उसकी मोहब्बत देखकर मुस्कुराई। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा मैं घर से निकल रहा हूँ, क्या तुम पहुंच गई हो? नहीं, अभी तक तो हम ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं बस अभी आया। वानिया मुस्कुराई। ट्रैफिक खुल गया था। इनकी गाड़ी भी अब आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकलकर तेजी से सड़क पर फराटे बढ़ने लगी। तभी अचानक ही एक तेज रफ्तार ट्रालर उनकी गाड़ी के सामने आ गया। वानिया अरहाम से बातें करने में इतनी मशगूल थी कि वो सामने ही ना देख सकी। इस तेज रफ्तार ट्रालर ने उनकी गाड़ी को हिट किया। एक जोरदार धमाका हुआ। वो ट्रालर उनकी गाड़ी को कुचलता हुआ वहां से निकल गया। हर तरफ अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। धमकाने की आवाज तहाम ने भी सुनी थी। हेलो वानिया, वानिया क्या तुम मुझे सुन रही हो? मगर जवाब निदाद। वानिया खून में लथपथ पड़ी थी। पास पड़े मोबाइल से बार बार अरहाम शहाब की परेशान कुन आवाज गूंज रही थी। वानिया क्या तुम ठीक हो? वानिया। अरहाम ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। वो जल्द अज जल्द वहां पहुंचना चाहता था। वो वानिया को और अपने बच्चे को नहीं खो सकता था। उसका दिल अजीब अंदाज में खौफ खा रहा था। या अल्लाह, वानिया को और मेरे बच्चे को बचा ले, इन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो रोते हुए दुआ मांग रहा था। वहां पहुंचते ही उसने देखा एम्बुलेंस आ चुकी थी। ड्राइवर मौका पर ही हलाक हो गया था। अलबत्ता वानिया की सांसें हल्की हल्की चल रही थी। अरहाम को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। वो रो रहा था। वानिया को उसने खुद उठाकर एम्बुलेंस में डाला था। खुद भी वो एम्बुलेंस में बैठ गया। वो उसका हाथ पकड़े दीवाना वार उसे चूमते हुए रोते हुए कह रहा था, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा वानिया, तुम ठीक हो जाओगी, देखना तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। वानिया को इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया था और बाहर खड़ा अरहाम उसकी जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहा था। वानिया की हालत खतरे में थी। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इत्तेफाक से नवाल भी इसी हॉस्पिटल में हारून का इलाज करवाने आई थी। तभी वहां से गुजरते हुए अरहाम शहाब की निगाह अचानक ही वहां से गुजरती हुई नवाल फातिमा की तरफ उठी थी। दिल ने चाहा कि अभी जाकर उसे झंझोड़ कर पूछे कि उसने उसे धोखा क्यों दिया था, मगर ये वक्त ऐसा नहीं था। वानिया की हालत को मद्देनजर रखते हुए उसे अपनी ये ख्वाहिश अपने दिल में ही दबानी पड़ी और नवाल उसके पास से गुजरकर वहां से चली गई और वो बेबसी से उसे खुद से दूर जाता देख रहा था। माजिद और शफी ने रुमान को खूब मारा पीटा और अब वो सुनसान सड़क पर ले आए थे और उसे वहीं पर सड़कों के बीच लुटा दिया। रूहान का चेहरा और जिस्म जगह जगह से जख्मी हो चुका था और कई जगहों से तो बाकायदा खून भी रस रहा था। उन दोनों ने उसके दोनों हाथ पीछे को बांध रखे थे और साथ में उसके दोनों पाँव भी कस के बांध दिए ताकि वो हलजुल ना सके। अब वो उसे मुंदे मुंह सड़क पर गिराकर किसी गाड़ी वगैरह का इंतजार कर रहे थे ताकि कोई गाड़ी आए और उसे बुरी तरह से कचल डाले और इस तरह उनका काम भी नहीं होगा और यूँ लगेगा कि उसे किसी गाड़ी ने कचल डाला है। तरह बार बार रूहान को कॉल कर रहा था मगर उसका मोबाइल ऑफ ही जा रहा था। वो परेशान हो गया। उसने सोचा कि जाकर मोहसना से पूछे, शायद उसे कुछ खबर हो। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मोहसना डर गई कि कौन है? मैं हूँ, तलहा। जी तलहा भाई। मोहसना ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। तलहा खैरियत है? हाँ, मैं ये पूछने आया था कि तुमने रूहान को कहीं आते या फिर कहीं जाते हुए देखा है क्या? हाँ, मैं कब से उसे कॉल मिला रहा हूँ, वो मगर कोई कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। मैं परेशान हूँ, पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मोहसना को अचानक याद आया। हाँ तलहा, रूहान ने मुझसे कहा था कि मैं आपको ये बता दूं कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है और वो अपने घर वापस जा रहा है। उसे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। ओ, तो उसकी याददाश्त वापस आ गई? वो मुस्कुराया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं चलता हूँ, मोहसना जल्दी से बोली। तलहा भाई आप अंदर आए, बैठे ना, आज पहली बार हमारे घर आए हैं, एक कप चाय पी कर जाएं। वो मोहसना के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए बोला, अगली बार इंशाल्लाह ज़रूर पीऊँगा, फ़िलहाल मुझे एक ज़रूरी काम है, कुछ मेहमान घर आने वाले हैं तो तैयारियां करनी हैं, मगर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। मोहसना ने मुस्कुरा कर कहा, जी तलहा भाई। तलहा वहाँ से चला आया। अब वो अपने तमाम मुलाजमीन को हदायत दे रहा था कि वो घर को अच्छे तरीके से साफ़ करे और उसने बहुत सी डिशेस बनाने का भी आर्डर दिया। कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। ओके सर, हो जाएगा। तलहा बहुत खुश था और ये खुशी सिर्फ मेहरुनिसा के यहाँ आने की थी। उनके आने पर तलहा ने खुद जाकर उन्हें दरवाजे पर खुश आमदीद कहा था। साजदा बानो, मेहरुनिसा, सहरिश बतूल और हुरैन थी। वो बुरी दिलचस्पी से पूरे घर को देख रही थी।
सहरिश घर को बकायदा जायजा लेने के बाद बोली, तलहा भाई आपका घर तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। साजदा बानो भी सहरिश की बात की तायद करते हुए बोली, हाँ माशाल्लाह से बहुत प्यारा घर है तुम्हारा। जिस तरह तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारा घर भी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह तुम्हें मजीद अपनी नेमतों से नवाजे, आमीन। शुक्रिया आंटी। तलहा खुश हो गया। हुरैन खामोश बैठी थी। तलहा ने मुलाजम से चाय लाने का कहा। हुरैन को यूं खामोश बैठे देखकर तलहा ने उससे पूछा, गुड़िया तुम क्यों इतनी खामोश बैठी हो? क्या तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं आया? नहीं तलहा भाई, घर तो बहुत प्यारा है। मैं सोच रही हूँ आप इतने बड़े से घर में अकेले कैसे रहते हैं? तलहा हुरैन की बात सुनकर मुस्कुराया। अकेला कहाँ रहता हूँ, मेरा भाई मेरे साथ रहता है और मुलाजम भी तो है। तभी मेहरुनिसा को याद आया, अरे आपका शाती भाई नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? और नवीन भी नजर नहीं आ रही। तभी मुलाजम चाय ले आया और सबको बारी बारी एक एक कप चाय का पकड़ाने लगा। तलहा ने कहा, रूहान किसी काम से गया है, आ जाएगा। मुलाजम से चाय का कप लेते हुए साजिदा बानो ने रूहान नाम पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वो इनकी तरफ मुतवज्जा थी। तथा अपनी बात जारी रखते हुए बोला, और नवीन शायद हॉस्पिटल में बिजी होगी, इसे तो खिदमत खलक से फुर्सत ही नहीं मिलती। इसके अब्बू चले तो अपना सारा वक्त ही हॉस्पिटल में गुजार दे। वो अब ऐसी ही है। मैं उन दोनों को कॉल की, मगर उन दोनों का ही नंबर ऑफ जा रहा है। सबने बड़े खुशगवार माहौल में खाना खाया था। सबने ही तलहा की मेहमान नवाजी की बहुत तारीफ की। इसके बाद वो सब वापस घर चले गए। मगर काफी रात गुजर गई, लेकिन रूहान ना आया। अब तो तलहा को भी परेशानी होने लगी थी। वो उसे कॉल करके भी तो बता सकता था कि वो बखैरियत अपने घर पहुंच गया है। इसे रूहान से ऐसी बेवकूफ़ी की तवक्का बिल्कुल भी ना थी, और नवीन भी उसकी कॉल नहीं उठा रही थी। इसे उन दोनों बेवकूफ़ों पर शदीद गुस्सा आ रहा था। दोनों एक से बढ़कर एक बेवकूफ़ थे। मेहरुनिसा, सहरिश और बतूल अभी हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ी थी कि मेहरुनिसा को मीरैन की कॉल आ गई। मेहरुनिसा ने उन दोनों को अंदर जाने का कहा और खुद वहीं पर खड़ी होकर मीरैन की बात सुनने लगी। मीरैन ने उसे फरा के बारे में सब कुछ बता दिया। अब वो इससे पूछ रहा था कि वो फरा को अपने साथ गाँव ले जाए या फिर नहीं। मेहरुनिसा ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, मेरे पास अगर रहने का कोई ठिकाना होता तो मैं उसे अपने साथ रहने देती। उसे यूं छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। वो लोग उसे जान से मार भी सकते हैं, और तुम उसे गांव अकेले नहीं ले जाओगे। इस तरह बाबा साई का नाम खराब हो जाएगा। चाचा साई को तो बस मौका चाहिए, बाबा को और हमें पूरे गांव में बदनाम करने का, और हम उसे ये मौका फराहम नहीं करने देंगे। तो फिर हम क्या करें मेहरुनिसा? मेहरुनिसा सोचने लगी। उसके दिमाग में अचानक साजदा बानो का ख्याल आया। हाँ, मैं फरा को उनके पास छोड़ सकती हूँ और यकीनन वो खुश भी होंगी। इस तरह हुरैन और फरा की दोस्ती भी हो जाएगी। ये ख्याल अच्छा था। उसने मीरैन से कहा कि वो हॉस्पिटल के बाहर उसका इंतजार कर रही है, वो फरा को उसके पास छोड़ जाए। मीरैन ने फरा को हॉस्पिटल के बाहर ड्रॉप किया। मेहरुनिसा ने फरा को सलाम किया। अब तुम जाओ, ये मेरी जिम्मेदारी है। ओके, मगर तुम्हें देर होने की वजह से शायद तुम्हें हॉस्टल में दाखिल ना होने दिया जाए, तो तुम मेरे फ्लैट आ जाना। ये लो चाबी। मुझे एक ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है, फिर मैं वहीं पर मिलूंगा तुम्हें, ठीक है? मीरैन वहां से गाड़ी निकाल कर ले गया। मेहरुनिसा ने एक टैक्सी की और फिर उसे साजदा बानो के घर का एड्रेस बता दिया। इत्तेफाक से उसी रास्ते में ही तलहा मिल गया। अरे आप इतनी रात को यहाँ, और ये कौन है? इससे पहले कि मेहरुनिसा कुछ बताती, तलहा ने कहा कि वो दोनों गाड़ी में बैठ जाएं। यूं रास्ते में खड़े होकर बात करना अच्छा नहीं है। वो दोनों गाड़ी में बैठ गई। हाँ आप बताओ। मेहरुनिसा ने उसे पूरी बात बता दी। ओ तो ये बात है, तुम दोनों बिल्कुल भी परेशान ना हो। आज के बाद फरा मेरी जिम्मेदारी है। उसने फरा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, आज से तुम मेरी बहनों और तुम्हारी हिफाजत करना अब मेरा फर्ज और मेरी जिम्मेदारी है। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी। मेहरुनिसा खुश हो गई। इतनी जल्दी उसने इस मसले का हल निकाल दिया था। उसके दिल में तलहा के लिए इज्जत मजीद बढ़ गई थी। वो सबकी बहुत मदद करता था। सबसे पहले तलहा ने मेहरुनिसा को मीरैन के फ्लैट पर ड्रॉप किया, और फिर वो फरा को लेकर अपने घर आ गया। चलो बहना, तुम काफी थक गई होगी, जाकर अब आराम करो, कल ठीक से बात करेंगे हम। तुम इधर बिल्कुल महफूज हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई तुम्हारी हिफाजत करेगा। फरा की आंखें भर आईं। वो मुस्कुराई। तलहा ने उसके सर पर हाथ रखा। खुद को अब कभी भी अकेला मत समझना, ठीक है? हम उसने सर हाँ में हिलाया। ओके चलो अब जाकर आराम करो। तलहा ने उसका रूम दिखाया। फरा अपनी किस्मत पर हैरान थी कि इस वाक़े ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया था, मगर वो खुश भी थी कि एक भाई तो मिल गया जो बगैर किसी लालच के उसकी हिफाजत करने को तैयार था, जिसने उसे अपने घर में रहने के लिए कमरा दिया था। वो सारी बुरी यादें और सोचे झटक कर सो गई। वो काफी थक चुकी थी, इसलिए उसे लेटते ही नींद आ गई। तो हान को लगा आज वो जरूर मर जाएगा। उसने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली।
बस अभी कोई गाड़ी आएगी और उसे कचर कर चली जाएगी। जब काफी देर तक कोई भी गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरी तो उन दोनों को गुस्सा ही आ गया। साले तू मरता क्यों नहीं, हमारी जान अजाब बना दी है, चट्टान से फेंका तू बच गया। अच्छी तुझे इतना मारा है कि तू बेहोश भी नहीं हुआ। किस मिट्टी से बना है डेढ़ लड़के। अब दोनों ही अपना सारा गुस्सा इस पर निकालने लगे। साले कब तक हम तेरी क्यों चौकीदारी करते रहेंगे, हमें अपने घर नहीं जाना क्या? मरता क्यों नहीं है बे, आज तो तुझे मारकर ही दम लेंगे। वो दोनों उसे लातों मुक्कों और गोंसों से मारने लगे। इस सुनसान सड़क पर रोहान की चीखें गूंज रही थी। तभी मुस्तकीम अपना डंडा कंधे पर रखे वहां से गुजरा। उसने दो लड़कों को एक लड़कों को बुरी तरह से पीटते हुए देखा तो वो उनके पास चला आया। उसके आने पर उन दोनों ने रोहान को छोड़कर उसे देखा। मुस्तकीम डंडा अपने कंधे पर रखे उनसे पूछने लगा, क्यों मार रहे हो उसे, तुझे क्या मसला है अबे? चल निकल पतली गली से। रोहान ने सर उठाकर मुस्तकीम को देखा। उसका सारा चेहरा खून आलूद हो चुका था। चेहरे और जिस्म के कई हिस्सों से बुरी तरह से मारने की वजह से खून बह रहा था। मुस्तकीम को उसकी हालत देखकर अफसोस हुआ। मुस्तकीम ने फिर से कहा, मैंने पूछा है क्यों मार रहे हो? मुस्तकीम पुलिस की वर्दी में मलबूस था। माजिद समझा कि वो कोई आम सा पुलिस है, इसलिए माजिद उसकी वर्दी पर चोट करते हुए बोला, ओ पुलिस जी, तुसी अपनी ड्यूटी पर तवज्जो दो, ये तेरा काम नहीं है। हमारे काम में अपनी नाक मत घसेरो। हम अब तो दखल देना ही पड़ेगा। मुस्तकीम इन्हें रोहान को बुरी तरह मारते हुए देखकर बोला, बताओ मुझे उसे क्यों मार रहे हो? माजिद उसके बार बार सवाल करने पर तंग आकर बोला, यार तंग क्यों कर रहे हो, हमें अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो जाकर। जाओ अपनी ड्यूटी संभालो, कहीं ये नौकरी हाथ से न चली जाए। मुस्तकीम चलकर उनके बहुत करीब आकर बोला, मुझे बताओ उसे क्यों मार रहे हो? मुस्तकीम का एक सवाल था जिसे वो दोनों ही तंग आ गए थे। क्या मुसीबत है यार? शफीक गुस्से से बोला, अबे तुझे इज्जत से बात समझ में नहीं आ रही क्या? तुम जानते नहीं हो हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। शफीक उसे अपने हाथ दिखाते हुए बोला, हमारे काम में दखल ना दो, वरना कहीं तुम भी हमारे हाथों बिला वजह न पड़ जाओ। अपने बाल बच्चों का सोचो। अगर तुम मर गए तो वो बेचारे यतीम हो जाएंगे। मामूली से पुलिस हो, अगर ये वर्दी उतर गई ना तो फिर सड़कों पर भीख मांगते फिरोगे। ये कहकर माजिद और शफी ने एक दूसरे को देखकर ताली मारी और हंस पड़े। जाओ अब अपना रास्ता नापो, माजिद ने कहा। बड़ा आया उसे पंगा लेने वाला। मुस्तकीम ने फर्माबरदारी के साथ अपनी हाँ में हिलाया और वहां से पलट गया। मुस्तकीम ने पलटकर एक नजर रोहान को देखा, जिसकी आंखों में उसे देखकर एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। मगर अब उसके होंठ-नाद पर वो बिल्कुल बेबस और मायूस हो गया था। उसने अपना सर गिरा दिया। शायद वो मायूसी की इंतहा को था। मुस्तकीम वापस टाल दिया। रूहान ने एक बार फिर से अपना सर उठाकर एक उम्मीद भरी निगाह से जाते हुए मुस्तकीम को देखा। माजिद उसके सर को अपने बूटों तले दबाते हुए बोला, उसे क्या देख रहे हो, वो तुझे नहीं बचाने वाला, समझा तो? तभी मुस्तकीम भागता हुआ उनकी तरफ आया और तेजी से पूरी कुव्वत के साथ एक एक डंडा उनके सर पर दे मारा। आह, वो दोनों की चीखें निकल गई। वो इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मुस्तकीम ने रूहान को रस्सियों से आज़ाद किया और उसे सहारा देकर खड़ा किया। वो दोनों अपना सर पकड़े सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे थे, मगर मुस्तकीम ने इन्हें संभालने का मौका ही ना दिया और इन पर टूट पड़ा। अब वो दोनों सड़क पर औंधे मुंह गिरे हुए थे। मुस्तकीम माजिद की पीठ पर बैठा बारी बारी उन दोनों के सरों पर डंडे बरसा रहा था। जब भी कोई सर उठाने की कोशिश करता तो मुस्तकीम का डंडा उनके सर पर आ लगता। जब जब डंडा सर पर लगता तो उसके साथ ही उनकी चीखें भी निकल जाती। रोहान हैरत का बेबना खड़ा था। वो अभी बेयकीन सा खड़ा था कि आखिर हुआ क्या है उनके साथ। वो दोनों अब बुरी तरह से रो रहे थे और रो रो कर मुस्तकीम से माफिया मांग रहे थे कि वो इन्हें माफ कर दे। मुस्तकीम ने उन दोनों को कॉलर से पकड़कर खड़ा किया और बोला, तुम दोनों ने मुस्तकीम बुरहान को बहुत हल्का समझ लिया था। ये उसकी सजा थी। मुस्तकीम बुरहान दोनों ने बेयकीनी से एक दूसरे को देखा। वो फौरन से मुस्तकीम के कदमों में गिरकर माफिया मांगने लगे। हमें माफ कर दे मुस्तकीम भाई, हमने आपको पहचाना नहीं था। वो आज तक बस अखबारात और टीवी चैनल्स में ही पढ़ते और सुनते आए थे मुस्तकीम बुरहान के बारे में, मगर आज उन्होंने उसे देख भी लिया था। आज पता चला था कि पुलिस को तगीनी का नाच नचाने वाला मुस्तकीम बुरहान से उनका भी वास्ता पड़ा था। और ऐसा वास्ता पड़ा था कि उन्हें छठी का दूध याद आ गया था। अब वो दोनों घुटनों के बिल बैठे मुस्तकीम के सामने हाथ जोड़े माफिया मांग रहे थे। मुस्तकीम ने रोहान से कहा, चलो अब तुम भी इन्हें इतना मारो कि ये दोनों आइंदा किसी बेकसूर और बेगुनाह को ना मार सकें। ये सुनकर वो दोनों खौफजदा हो गए कि अभी भी मार बाकी है। रोहान ने मुस्कुरा कर कहा, मुस्तकीम भाई, इन्हें इनके किए की सजा मिल चुकी है। जितना आपने इन्हें मारा है ये उनके सबक सीखने के लिए काफ़ी है। माजिद और शफी रोहान की बात सुनकर फौरन से सर हाँ में हिलाते हुए बोले, जी जी, हम सबक सीख चुके हैं।
अच्छा ठीक है, फिर चलो दोनों उसके पाँव पकड़कर उससे माफ़ी माँगो, तब तक जब तक ये तुम दोनों को ज़ुबानी माफ़ ना कर दे, वरना फिर मैं ऐसा मारूँगा ना कि तुम लोगों को अपनी नानी याद आ जाएगी। ये सुनते ही उन दोनों ने झट से रोहान के दोनों पाँव पकड़ लिए। रोहान हड़बड़ा गया। अब वो दोनों उसके पाँव से लिपटे उससे माफ़ी माँग रहे थे। रोहान अपने पाँव उनकी गिरफ्त से छुड़ाने लगा, मगर उनकी गिरफ्त मज़बूत थी। भला आखिर रोहान को इन्हें माफ़ करना ही पड़ा। चलो अब उठ जाओ। दोनों मुस्तकीम का हुक्म पाते ही फ़ौरन से उठ खड़े हुए। खबरदार जो आइंदा किसी की तरफ निगाह उठा कर भी देखा तो। नहीं नहीं मुस्तकीम भाई, आज से हम निगाह झुका कर चलेंगे, क्यों माजिद? शफी ने माजिद से पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल मुस्तकीम, ऐसा ही है। रुहान उनकी हाथ पर ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। क्या खौफ था मुस्तकीम बुरहान का। मुस्तकीम भाई, अल्लाह की कसम उठा कर कहते हैं, हम आज के बाद किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं करेंगे। हम ये गलत काम करना ही छोड़ देंगे। अब हम अच्छे इंसान बनकर रहेंगे। मुस्तकीम ने कहा, और अच्छे इंसान बनकर रहना भी चाहिए, वरना फिर तुम लोग मुस्तकीम बुरहान के हाथों से बच नहीं पाओगे। अगली बार ऐसी धुलाई करूंगा ना, याद रखोगे। चलो भागो अब यहाँ से। दोनों ने मुस्तकीम बुरहान का हुक्म पाते ही दुम दबा कर वहां से भाग गए। रूहान बेइख्तियार मुस्तकीम के गले से लग गया। थैंक यू सो मच मुस्तकीम भाई, अगर आज आप ना होते तो अभी इस वक्त मेरी लाश ये जहाँ पर ही होती। मुस्तकीम मुस्कुराया और उसे हल्की सी चित मारते हुए बोला, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, आज के बाद तो मेरा भाई है। रोहान खुश होकर बोला, ये बड़ापन है आपका मुस्तकीम भाई। ओ, मुस्तकीम ने अपने सर पर हाथ मारा, जैसे उसे कुछ याद आया था। लो, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया, मुझे वहाँ जल्द अज जल्द पहुँचना था। किसी की जान को खतरा है। भाई मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, तुम अपने घर जाओ, वहाँ खतरा है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। भाई आपने मुझे अपना भाई कहा है, अब जहाँ जहाँ जाएंगे आप अपने छोटे भाई को अपने साथ पाएंगे। प्लीज़ इनकार मत करें मुस्तकीम भाई, वो मासूमियत से बोला। तो मुस्तकीम ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर अपना बाजू फैलाते हुए बोला, चलो फिर। थैंक यू मुस्तकीम भाई। वो दोनों एक साथ चल पड़े। जारी है।